Hello, good morning guys. I hope you all doing great. Thank you for clicking at my vlog. तो आपका विचार बन रहा है भाई कनाडा आने का, या फिर आप ऑलरेडी आ चुके हो, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 चीज़ें जो आपको कनाडा में फाइनेंशियली बहुत आगे ले जाएंगी एज अ न्यू कमर। तो जब आप यहाँ पे नए आओगे तो आपको ये 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप कनाडा में अपना फाइनेंशियल फ्यूचर बढ़िया बना सको और शुरू से ही एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल सको। हाँ जी, वेलकम। आप फाइनली कनाडा में पहुंच गए। तो यहाँ पर पहुंच के आपने सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस की? तो जब मैं नया आया था मैं तो प्राइस टैग नोटिस करता था कि यार ये चीज़ कितने की है, ये चीज़ इंडिया में कितने की होगी। और जो मेरा पहला थॉट था ना वो ये था कि यार यहाँ पे महंगाई कितनी है। अगर मैं एक दूध का पैकेट लेने जा रहा हूँ तो वो $3 का मिल रहा है, तो मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ इंडिया से। अगर सब्जी लेने जा रहा हूँ तो इंडिया से कंपेयर कर रहा हूँ। तो यार जब हम यहाँ पे नए आते हैं हमें सबसे पहले चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है महंगाई, कि यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ इसलिए हमें लगता है क्योंकि जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें ये फील होता है कि जो कनेडियन डॉलर है 1 का 50 बनता है, मतलब कि कनाडा की इकनॉमी इंडिया से अच्छी है। पर हम ये चीज़ सोचना भूल जाते हैं कि कनाडा का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मतलब कि खर्चे, वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो एक इंसान बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ पर आया होगा उसको अपने सपने कहीं ना कहीं धुंधले नज़र आने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे महंगाई उसको ज़्यादा लगती है। और वो सोचता है कि यार मैं कब सेट होऊंगा, कब मैं अपना घर लूँगा, कब मैं गाड़ी लूँगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। पर मेरे दोस्त घबराओ नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये मैं जो 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, ये 3 पॉइंट इन्हीं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से थोड़े रिलेटेड हैं। और आप एज अ न्यू कमर अगर इन 3 पॉइंट्स को अपने जहन में रखोगे तो आप लाइफ में और फाइनेंशियली काफ़ी आगे निकल जाओगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आपको रेंट ओवर पे नहीं करना। डोंट ओवर पे ऑन योर रेंट। अब आप मेरे को बोलोगे कि यार रेंट मेरे हाथ में तो नहीं है, मैं कौन सा किराएदार को बोलूँगा कि तू मुझसे 300 ले ले और वो मुझसे 300 ले लेगा। वो तो खुद अपना प्राइस बताएगा ना मेरे को। तो हाँ भाई, ये आपकी बात सही है। आजकल वैसे भी जो ओंटारियो और वैंकूवर जैसी सिटीज़ हैं उनमें रेंट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो जब मैं यहाँ पे नया आया था यार, एक सिंगल बेडरूम की बेसमेंट $600 में मिल जाती थी और आज वही बेसमेंट का प्राइस $1100 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट डबल, सिर्फ 7 से 8 सालों के बीच में। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो घर का प्राइस है वो कैसे ऊपर जा रहा है। तो यार जब आप यहाँ पे नए आओगे ना, आपको एक रूल अपने दिमाग में रखना है, वो है -1 रूल। मतलब कि जो भी आपकी बेसिक नीड है ना, आपको उससे -1 करके उससे एक नीचे वाली चीज़ में रहना है या लेनी है। तो जब हम इंडिया से आते हैं हमारा क्या हिसाब होता है कि वहाँ पे हमारे घर काफ़ी खुले होते हैं और हमारा अपना रूम होता है, हमें प्राइवेसी अच्छी लगती है, हमें खुला डुला अच्छा लगता है। पर यहाँ पे यार मतलब थोड़ा तंग है, बेसमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आपको उनमें रहना पड़ेगा शुरू में। अगर आपकी कोई फैमिली यहाँ पर है तो आप खुशकिस्मत हो कि आपको घर में रहने का मौका मिल जाएगा। पर मेरे जैसे अगर आप आ रहे हो तो आपको बेसमेंट में ही गुजारा करना पड़ेगा। और जो हमारी एक बेसिक नीड होती है कि जब मैं नया आया था तो मेरे दिल में भी था कि यार मैं कनाडा जा रहा हूँ, अब मैं 18-19 साल का हो गया हूँ, मैं अपने रूम में रहूँगा, मेरी एक प्राइवेट लाइफ होगी। पर यार यहाँ पे रूम अफोर्ड करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप अफोर्ड कर भी लोगे पर आपकी सेविंग नहीं हो पाएगी ज़्यादा, और आपको कहीं और खर्चे कट ऑफ करने पड़ेंगे क्योंकि आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको अपना फ़ीस भी देनी है, आपको कॉलेज भी जाना है, बुक्स भी खरीदनी है। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपके ऊपर काफ़ी बर्डन होगा कि आपको अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को सेट करना है। तो उस चीज़ पे आप क्या कर सकते हो, आप -1 रूल अप्लाई करो। अगर देखो आपकी नेसेसिटी है कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल हो और आपको एक रूम चाहिए, तो आप उस रूम की जगह किसी के साथ शेयरिंग में रहो। आपके कॉलेज में आपको काफ़ी दोस्त मिल जाएंगे, आप 2 या 3 लड़के एक साथ एक रूम में शेयरिंग में रहो। अगर आपने $600 एक रूम का देना था तो वहीं आप अब उस रूम का $250 $300 दे रहे हो, तो आपका $300 सीधा बच रहा है। अगर आप एक फैमिली ऑफ 4 हो तो आपकी बेसिक जो नीड है वो यही होगी कि मैं 2 बेडरूम वाला बेसमेंट लूँ, एक में मैं, मेरी वाइफ, दूसरे में मेरे बच्चे। पर यार अगर आप 2 बेडरूम की बेसमेंट लेने जाओगे तो आपको कम से कम वो $1700 से $1800 में मिलेगी। और वहीं आप अगर -1 रूल अप्लाई करो
और 2 बेडरूम की जगह 1 बेडरूम ले लो तो वो आपको लगभग $1100 में मिल जाएगी। और अगर आप फैमिली ऑफ 3 हो कि आपका एक छोटा बच्चा है तो यार आप रेदर देन 1 बेडरूम अपार्टमेंट की बजाय स्टूडियो अपार्टमेंट ले लो। स्टूडियो में ये होता है कि आपके पास बेडरूम नहीं होता, किचन होती है और एक लिविंग एरिया होता है, तो वहाँ पे आप अपना बेड लगा सकते हो और अपने बच्चे के साथ रह सकते हो। तो ये -1 रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो आप काफ़ी पैसा बचा लोगे जो आप ओवर पे करना था रेंट के ऊपर, है ना। तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ कि मैंने अभी ये रूल अप्लाई किया, तो मैं अभी वैसे 4-5 साल के बाद सेट हो गया था, मेरी इनकम भी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपग्रेड करता हूँ, मैं एक फुली 1 बेडरूम का अपार्टमेंट ले लेता हूँ। तो मैंने 1 बेडरूम का अपार्टमेंट लिया और वो मेरे को पड़ रहा था $1100 में। तो यार मैं हर महीने $1100 दे रहा था और मैं पूरे 8 से 9 महीने वहाँ पे रहा। और जब मैंने साल के एंड में देखा कि यार मेरा पैसा नहीं बच रहा है, पैसा कहीं पे जा रहा है, तो मैंने ये -1 रूल अप्लाई किया और मैंने अभी एक घर में शेयरिंग में रूम ले लिया है और वहाँ पे हम 3 लड़के रहते हैं, हमारे पास अपना अपना रूम है और अभी मेरा रेंट आता है $600। तो मैंने ऑलमोस्ट $500 एवरी मंथ का सेव कर लिया और साल में $6000 सेव कर लिया। फिलहाल ये अपना पहला पॉइंट था। अभी मेरे को अपना ब्रेकफास्ट बनाना है और करनी है अपनी ड्राइव शुरू, और जैसे जैसे रास्ते में जाएंगे आपको दिखाएंगे अमेरिका का व्यू और साथ में शेयर करूंगा मैं रिमेनिंग अपने 2 पॉइंट्स। तो गाइस थोड़ी देर अभी ड्राइव करने के बाद मैंने ब्रेक लगाई है और पता है मैं कौन से एरिया में आ गया हूँ। मैं आ गया हूँ एरिया 51 में। तो जिन भाइयों को तो पता है कि एरिया 51 क्या है वो तो जानते हैं, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। तो यार एरिया 51 नवाडा स्टेट में बहुत फेमस जगह है जहाँ पर बोला जाता है कि एलियंस रखे हुए हैं और यहाँ पे एलियन साइटिंग भी हुई है, ऐसा लोग मानते हैं। तो अभी मैं उसी एरिया में हूँ और जो एरिया 51 एरिया है ना, वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है और आप वहाँ पे एंटर नहीं कर सकते इस एरिया के अंदर। पूरी मतलब फेंसिंग की हुई है इलेक्ट्रिकल वायर्स के साथ, और सिक्योरिटी वाले, पुलिस वाले, फ़ौजी यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं और सर्वेलेंस करते हैं, और ये एक मिलिट्री एरिया है। तो फ़िलहाल अभी एरिया 51 के पास इन्होंने काफ़ी अच्छे, मतलब काफ़ी तो नहीं है पर ये बीच बेरान में एक रेस्टोरेंट बना रखा है और अभी आपको दिखाता हूँ ये रेस्टोरेंट। तो ये छोटी सी एक दुकान है बीच रेगिस्तान के, और ये पूरा रेगिस्तान आसपास इसके एरिया 51 की जगह है। और ऊपर यार बादल देखो, पूरा एलियन टाइप बादल बन रखा है, और यहाँ पे इन्होंने मतलब दीवारों के ऊपर काफ़ी एलियंस बना रखे हैं, उनकी पिक्चर्स लगाई हुई है। और ये सामने 2 छोटे छोटे UFOs रखे हुए हैं यहाँ पे, और सामने आपको अभी दीवार दिखाता हूँ। तो ये वैसे तो असली UFO नहीं है, वैसे इन्होंने बना रखे हैं, और ये दीवार के ऊपर ग्राफिटी की हुई है एलियन वाली। तो मेरे हिसाब से तो जितनी भी ये थ्योरीज निकलती हैं कि एलियंस हैं, साइटिंग हुई है, ये सब बकवास है। अभी तक तो यार ऐसा कुछ नहीं है। बाकी एलियंस हैं ये भाई ज़रूर सही बात है, ज़रूर हैं, और हमसे काफ़ी दूर हैं, और हम तक पहुँचेंगे मुझे नहीं लगता कि पहुँचेंगे। बाकी एलियंस को छोड़ो, हम करते हैं डिस्कस अपना दूसरा पॉइंट, और वो चलते हैं ट्रक के अंदर। तो गाइस जो दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको कनाडा में फाइनेंशियली काफ़ी आगे ले जाएगा और आपकी हेल्प करेगा एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में एज अ न्यू कमर, वो ये है कि आप जब यहाँ पर आओ, आप आते ही कार मत लो। डोंट बाय अ कार राइट अवे। तो यार ये सिचुएशन सबके लिए अभी ठीक नहीं हो सकती, किसी को गाड़ी की काफ़ी ज़रूरत होती है, पर ज़्यादातर मेरे भाई बहन क्या गलती करते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं हमें मतलब यहाँ की दुनिया, यहाँ का एनवायरनमेंट देख के हमें ये होता है कि हम गाड़ी कब लेंगे, हम गाड़ी क्यों नहीं ले रहे, हम जल्दी जल्दी गाड़ी ले लें। क्योंकि यार जब हम इंडिया से आते हैं या हम कोई साउथ एशियन कंट्री से आते हैं तो वहाँ पे हमारा ज़्यादातर बाइक कल्चर होता है कि हम अपने घर से ग्रॉसरी लेने बाज़ार बाइक पे जा रहे हैं और सारा काम ज़्यादातर बाइक पे होता है। पर कनाडा में स्नो पड़ती है तो इसकी वजह से विंटर में तो बाइकिंग बिल्कुल भी नहीं होती और गाड़ियों में ही आना जाना पड़ता है क्योंकि हीटर होता है गाड़ी के अंदर। और ज़्यादातर यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, जो प्लाजाज हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, अगर आपको अपने रिलेटिव के घर जाना है, स्कूल जाना है, तो वो काफ़ी दूर है। यहाँ पे आप बाइक पे ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसकी वजह से गाड़ी एक रिक्वायरमेंट है।
पर अगर आप नए आए हो तो आपके लिए गाड़ी इतनी जल्दी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको इनिशियल फेज़ में पैसे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए। और ज़्यादातर गलती क्या लोग करते हैं, ये गलती मैंने भी अपनी लाइफ में की थी कि जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, हमारी 19-20 साल की उम्र होती है, तो हमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, हम अपने फाइनेंशियल डिसीजन अच्छी तरह नहीं ले पाते और हम ज़्यादातर इमोशनल होके ऐसी परचेज़ कर लेते हैं जिनका हमें बाद में रिग्रेट होता है। तो मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब 20 साल की उम्र का था तो मेरे थोड़े पैसे अच्छे बन रहे थे, तो मैं क्या था कि मेरे पास पैसे ज़्यादा आने लग गए और मुझे ये समझ नहीं थी कि इन पैसों को अच्छी तरह इन्वेस्ट कैसे करना है। तो मैंने देखा कि यार मेरे साथ वाले लड़के बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो मेरा भी मन मचल गया और मैं भी गाड़ी ले आया। पर बाद में मैं सच बताऊं तो मैं गाड़ी तो ले आया, पर मेरे को वो गाड़ी चलाने का मज़ा अगर 60% आता था तो 40% मुझे ये फील होता था कि यार मैंने अपने पैसे गाड़ी में क्यों लगाए, मैं कोई सस्ती गाड़ी ले लेता। तो ये गलती सिर्फ मैंने नहीं की, ये गलती बहुत लोग करते हैं। और यार दूसरी बात ये, अगर गाड़ी आपको चाहिए भी ना, तो गाड़ी आप पहले आते ही एकदम ब्रांड न्यू कोई बढ़िया गाड़ी मत लो। आप कोई 6 से लेके 10,000 तक की यूज्ड गाड़ी लो, उसको चलाओ, उसके ऊपर काम करो, जैसे ऊबर ईट्स करो, स्किप द डिशेस करो, डिलीवरीज करो, उससे पैसे बनाओ। और जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, लाइसेंस थोड़ा आपका इंक्रीज़ हो जाए और आपकी इनकम इंक्रीज़ हो जाए, तब आप एक बढ़िया गाड़ी लेने के बारे में सोचो। तब भी ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कोई बड़ी छलांग ले लो। कोई अच्छी होंडा की, टोयोटा की गाड़ी आप जो नहीं है वो ले सकते हो, जिसको आपको पूरी प्लानिंग के साथ लेना पड़ेगा कि आपकी फाइनेंसिंग है, लीसिंग है, कितनी टर्म्स हैं, सारा कुछ देख के प्लान करके। क्योंकि होता क्या है कि एक जो गाड़ी रखने का नॉर्मल कॉस्ट है वो काफ़ी हो जाता है। अगर आप एक नॉर्मल पेमेंट्स के ऊपर गाड़ी लेकर आते हो होंडा की गाड़ी, तो कम से कम उसकी जो पेमेंट होगी मंथली वो होगी $500 से $600। आपकी इंश्योरेंस बनेगी ऑलमोस्ट $350, $200 हो गया। और बाद में आपका तेल पानी का खर्चा, तो वो आपकी गाड़ी आपको $1100-1200 में पड़ेगी। तो मेरी आपको एडवाइस ये है, जब आप एज अ न्यू कमर यहाँ पे आओ, आप सबसे पहले तो ये देखो कि जो आपका स्कूल है, आपका काम है, वो आपके घर के बहुत ज़्यादा पास हो, ताकि आप बस में, साइकिल से, पैदल, एज अ स्कूटर, अभी तो स्कूटर वो बहुत चल पड़े हैं, तो आप उन पे ट्रैवल कर लो। तो ये था मेरा दूसरा पॉइंट। अभी तीसरा पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा सीधा लास वेगस जाके। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात को यार वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया लास वेगस पहुंच के, क्योंकि थक गया था, नींद काफ़ी आ रही थी और सुबह मेरे को लोड उठाना था 8 बजे, तो इसलिए रात को सो गया और मैंने सोचा कल सुबह वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल अभी अपना मैंने लोड पिक किया है यहाँ से और बस अभी वेट चेक करवा रहा हूँ सामने स्केल के ऊपर। तो ये स्केल होती है कांटा, जहाँ पे आपके पूरे ट्रक का वेट पता लगता है आपको कि कितना वेट है। और ये सामने कंपनी थी जहाँ से मैंने अभी लोड उठाया है और लोड है मेरे पास, गेस करो क्या लोड है मेरे पास। मेरे पास है गार्बेज बैग्स। तो भाई गार्बेज का लोड लेके जा रहा हूँ मैं, मतलब कूड़ा नहीं है, गार्बेज बैग जिनमें गार्बेज आएगा। तो अभी बस यहाँ से पेपर वर्क ले लूँ, डन हो जाऊँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ तीसरा पॉइंट। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो आपको कनाडा में फाइनेंशियली काफ़ी आगे ले जाएगा। वैसे तो यार ये चीज़ सबको मालूम है और आप काफ़ी समझदार हो, आपको ये पता होगा, पर मैं बस आपको एक बार याद करवाना चाहता हूँ। देखो, जब हम कनाडा में आएंगे ना, तो हमें यहाँ पर एक डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे फूड डिफरेंट है, यहाँ पे सबने ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रखे होंगे, सबने नहीं, बस कुछ गिने चुने बंदों ने, जैसे नाइकी, एडिडास। तो भाई मजाक कर रहा हूँ, कोई सीरियस नहीं लेना। तो देखो होगा क्या कि जब आप एकदम ही नए यहाँ पर आओगे ना, तो यार आपको ये डिफरेंट कल्चर देखने को मिलेगा और आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग्स जनरेट होंगी कि यार मैं भी अच्छे कपड़े पहनूँ, मैं भी बाहर से खाना खाऊँ। तो यार ये चीज़ें देखो नॉर्मल हैं, पर अगर आप एज अ न्यू कमर शुरू में ही आके गंदी हैबिट्स डाल लोगे ना, कि बाहर से खाना और ब्रांडेड कपड़े ही पहनने, ऑनलाइन शॉपिंग और मतलब हर वीकेंड पे पार्टी, घूमना फिरना, तो ये हैबिट्स आपको फाइनेंशियली काफ़ी ड्रेन कर देंगी और आपको काफ़ी पीछे ले जाएंगी। होता क्या है कि जब हम नए आते हैं तो हमारे अंदर भी देख के होता है कि यार ये गोरे ने नाइकी पहना है, इसने एडिडास पहना है, मैं भी लेकर आऊँ। और वो जो एक नाइकी का लोअर आएगा $100 का, नॉर्मल लोअर आपको मिल जाएगा $30 का, तो आप सिर्फ वो ब्रांड के चक्कर में ना अपने $70 ख़राब कर दोगे। और दूसरी जो कॉमन एक बात होती है ना, वो ये है यहाँ पर कि हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी होती है।
जिसकी वजह से हमें गंदी हैबिट्स पड़ जाती हैं बाहर मैकडॉनल्ड, KFC ऐसी चीज़ों खाने की। तो ये यार एक तो आपको मतलब आपकी जेब से पैसा निकालेगी अगर आपकी गंदी हैबिट्स हैं, और दूसरा आपकी जो सेहत है ना भाई उसको लॉन्ग टर्म में ख़राब कर देगी। आपका हार्मोन लेवल्स, आपके दिमाग में केमिकल्स लेवल सारे मैसअप हो जाएंगे और आप कहीं ना कहीं मतलब आपको पता भी नहीं लगेगा। 18 से आप 25 साल की उम्र तक अगर यही हैबिट्स रखोगे ना तो आपके पास लाइफ में मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाएगी। इसकी जगह आपको क्या करना है, आपको करना है चाहे आप कपड़े पहन लो $20 की टी शर्ट, पर आपने लेनी है जिम की मेंबरशिप, आपने बनानी है बॉडी। और मैं सही बात बता रहा हूँ, एक मोटू इंसान ने चाहे नाइकी की टी शर्ट पहनी हो ना और उसका पेट निकला हो बाहर, पर वहीं आपने $20 की बढ़िया टी शर्ट पहनी हो और आपके दिख रहे हो मसल, तो भाई वो $20 वाली टी शर्ट ज़्यादा कैंट लगेगी, ठीक है। और दूसरी बात मैं एक और चीज़ आपको देना चाहता हूँ, ये मेरी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से है। तो यार मैं ना ट्रक चलाता था पहले, और मैं ना घर से खाना नहीं लाता था। अगर मैं लाता भी था तो मैं घर से बहुत कम खाता था, क्योंकि मेरे को गंदी आदतें पड़ गई थी बाहर बर्गर खाने की। क्योंकि यार ये बर्गर जो है ना ये बनाते ही ऐसे हैं कि हम इनके एडिक्टेड हो जाएं। और वही आपने $70-80 जोड़ के क्या करना है, अभी जैसे मैंने किया हुआ है, एक एयर फ्रायर और राइस कुकर रखना है जिसमें आप अपनी मील्स ईजिली बना सको और आपका टाइम भी बचे। तो ये मेरी गलती थी, मैं घर से खाना लाता था, घर वाला खाना खाता नहीं था और बाहर से खाता रहता था, कभी बर्गर, कभी टाको, कभी बरीटो, कभी कुछ। और एंड में जाके मेरे को पता लगता था कि यार 5-5, $10-10 करके मेरे अकाउंट में से $500 पता ही नहीं कहाँ गए, खाने में ही उड़ गए। और गंदी हैबिट्स इतनी पड़ जाती है ना आदमी को कि बाद में वो गंदी हैबिट्स छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये थी मेरी 3 टिप्स आपको ऐसी, कि आप एज अ न्यू कमर जब कनाडा में आओ तो आप फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सको और कौन सी ऐसी वो मिस्टेक्स हैं जिनसे आप बच सको ताकि आपको फाइनेंशियल ड्रेन ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके दिल में कोई भी मेरे लिए सवाल है या आपके मन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो कनाडा के रिलेटेड, यहाँ से जो आपको हेल्प कर सके आपकी जर्नी में इजी बनाने में, अच्छी बनाने में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हो। जब तक के लिए ओवर एंड आउट।